द डीप डाइव में स्वागत है। आज का जो हमारा फोकस है ना, वो पूरी तरह से उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के सबसे अहम एग्जाम्स क्रैक करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जैसे कि AFO, IBPS, AFO या फिर अलग अलग स्टेट एग्जाम्स। बिल्कुल। आज हम स्टडी मटेरियल के उन हिस्सों को डिकोड करेंगे जहां से सीधे और अक्सर कंफ्यूज करने वाले सवाल भी बनते हैं। हाँ वही कंफ्यूजिंग सवाल बहुत आते हैं यहाँ से। और सेशन की गहराई में उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर पिछले टॉपिक की प्रैक्टिस अभी तक पेंडिंग है तो ये एक जेंटल रिमाइंडर है। agriprep.in पर जाकर अपनी समझ को परखने के लिए MCQ जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि नॉलेज को टेस्ट करना उतना ही जरूरी है जितना उसे ग्रहण करना। सही कहा। और आज का हमारा जो मिशन है वो भी एकदम स्पष्ट है। हमें सब्जियों के उत्पादन यानी वेजिटेबल प्रोडक्शन के पूरे सिलेबस को कवर करना है, जिसमें टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और कोल क्रॉप्स शामिल हैं, मतलब पत्ता गोभी और फूल गोभी। एग्जैक्टली। इनके वानस्पतिक नाम से लेकर इनके सबसे खतरनाक कीटों तक हर उस तथ्य का आज हम विश्लेषण करेंगे जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं उस फसल की जो हर रसोई की जान है, लेकिन परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा नखरे वाली है, टमाटर। टमाटर एग्जामिनर का इतना फेवरेट टॉपिक क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। अगर इसके बुनियादी प्रोफाइल को देखें तो इसका वानस्पतिक नाम लाइकोप्रोसिकॉन एस्क्युलेंटम है। ये सोलेनीसी परिवार से आता है और इसकी उत्पत्ति पेरू में हुई थी, राइट? हाँ, पेरू में। और इसके फल के प्रकार को बेरी कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इसके रंग पर आते हैं। बिल्कुल। टमाटर का जो वो चमकदार गहरा लाल रंग होता है ना, वो लाइकोपीन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। और सिर्फ रंग ही नहीं, बल्कि इसके पोषण मूल्य की वजह से टमाटर को कृषि विज्ञान में एक प्रोटेक्टिव फूड का दर्जा भी दिया गया है। प्रोटेक्टिव फूड? ये टर्म स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। हाँ, अब यहाँ एक एग्जाम के लिए एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आता है। टमाटर एक डे न्यूट्रल पौधा है। किताबों में हम इसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टमाटर के पौधे में फूल आने की जो प्रक्रिया है, उस पर दिन की रोशनी की अवधि का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दिन लंबा है या छोटा, उससे कोई असर नहीं होता। बिल्कुल सही समझाया आपने। इसके अलावा ये एक स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड फसल है। लेकिन ओमा, यहाँ मौसम को लेकर भी तो एक कैच है ना। मुख्य रूप से तो ये गर्म मौसम यानी वार्म सीजन की फसल है। हाँ, वार्म सीजन की है, लेकिन ये पाले या फ्रॉस्ट के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। पाला इसे बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर हम सीधे उस हिस्से पर आएं जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा अटकते हैं, मेरा मतलब है बीज दर या सीड रेट। वो तो है। टमाटर की सामान्य बीज दर 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। लेकिन जब बात हाइब्रिड किस्मों की आती है तो ये बीज दर अचानक गिरकर केवल 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर रह जाती है। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? देखिए, ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। हाइब्रिड बीज बहुत महंगे होते हैं और उनमें हाइब्रिड विगर होता है। हाइब्रिड विगर? हाँ, जिसका मतलब है कि उनकी अंकुरण क्षमता और पौधे का विकास बहुत उत्कृष्ट होता है। इसलिए किसान इन्हें बहुत सावधानी से सटीक दूरी पर लगाते हैं, जिससे प्रति हेक्टेयर कम बीजों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब किस्मों की बात करते हैं। पूसा रूबी या एग्जाम पेपर में अक्सर दिखने वाला नाम है। हाँ, पूसा रूबी सियोक्स और इम्प्रूव्ड मिरुति के क्रॉस से तैयार की गई है। इसके अलावा अर्का विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक किस्म है पंजाब छुआरा। इसके साथ एक टर्म जुड़ा है, डिटर्मिनेट। जो कैंडिडेट्स पहली बार से पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि डिटर्मिनेट किस्मों का मतलब है कि पौधा एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ता है, झाड़ी नुमा हो जाता है। हाँ, और उसमें एक साथ बहुत सारे फल पकते हैं। यही वजह है कि पंजाब छुआरा और एक और किस्म रोमा, ये दोनों प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। किस्मों से जुड़ा एक और सवाल जो RPSC जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वो है निमाटोड प्रतिरोधी किस्में। इसमें हिसार ललित सबसे अहम है। बिल्कुल। इसके अलावा SL12 और पूसा 12 भी निमाटोड का सामना कर सकती हैं। सर्दी के मौसम के लिए पूसा शीतल और फ्रूट बोरर कीट से बचने के लिए पार्कर किस्म का नाम कैंडिडेट्स को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लेना चाहिए। वैरायटीज की बात हो ही रही है तो 1994 के उस ऐतिहासिक जेनेटिक प्रयोग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्लेवर सेवर की बात कर रही हैं आप? हाँ, कैलजीन कंपनी ने फ्लेवर सेवर नाम की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म तैयार की थी। इसके पीछे का विज्ञान ये था कि टमाटर बहुत जल्दी पककर पिलपिला हो जाता है।
फ्लेवर सेवर में उस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया गया जो सेल वॉल को तोड़ता है। नतीजतन टमाटर लंबे समय तक टाइट और फ्रेश रहता है। वैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक और तरीका केमिकल्स का है। जैसे टमाटो सॉस को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट रसायन मिलाया जाता है। और विपरीत परिस्थितियों में बेहतर फ्रूट सेटिंग के लिए पीसीपीए का छिड़काव होता है। अब आते हैं टमाटर के दुश्मनों पे, मतलब कीट और बीमारियां। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रूट बोरर, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसके अलावा सफेद मक्खी भी तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, बेमिसिया टबेसी। हाँ, क्योंकि ये सीधे नुकसान कम पहुंचाती है, लेकिन लीफ कर्ल वायरस की टैक्सी का काम करती है। यानी ये इस वायरस को पूरे खेत में फैला देती है। इसके साथ ही सर्पेंटीन लीफ माइनर भी पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। बीमारियों में बैक्टीरियल ब्लाइट काफी आम है, जिसे कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को बैक्ट्रोमाइसिन या मैंकोजेब के साथ मिलाकर स्प्रे किया जाता है। लेकिन एग्जामिनर का असली फोकस होता है टमाटर के शारीरिक विकारों यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर। ये बीमारियां नहीं हैं, बल्कि मौसम या न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले तनाव हैं। सबसे पहला है फ्रूट क्रैकिंग के बदलाव से फल फट जाते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी में बोरॉन तत्व की कमी से भी होता है। दूसरा सबसे खतरनाक विकार है ब्लॉसम एंड रॉट, BER। ये ग्रीन हाउस या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में बहुत दिखता है। होता यह है कि जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और कैल्शियम की कमी होती है तो फल का निचला हिस्सा सड़ने लगता है। इसके अलावा पफीनस एक डिसऑर्डर है जहां टमाटर बाहर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से चपटा या खोखला होता है। क्योंकि खराब परागण या तापमान के उतार चढ़ाव की वजह से अंदर पल्प ठीक से नहीं भर पाता, और अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो सनस्काल्ड हो जाता है। फलों पर धूप से जलने के सफेद कागज जैसे निशान पड़ जाते हैं। और एक और विकार है कैट फेस, जहां फल का आकार असामान्य और अजीब सा हो जाता है। ये जितने भी विकार हैं, ये परीक्षा में मैच द फॉलोइंग के रूप में सीधे आते हैं। इसीलिए मैं कैंडिडेट्स को याद दिलाना चाहूंगी कि ये विकार सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए agriprep.in पर जाकर टॉपिक वाइज प्रश्न हल करें और वहां AI इवैल्यूएशन का लाभ उठाएं। AI इवैल्यूएशन से यह आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा विकार किस तत्व की कमी से होता है। एकदम सही रणनीति। अब हम टमाटर गई परिवार की एक और फसल पर चलते हैं जो थोड़ी ज्यादा सख्त जान है, बैगन, ब्रिंजल। इसका वानस्पतिक नाम सुलेनम मेलुंजिना है। बैगन का जो गहरा बैंगनी रंग है वो एक विशेष पिगमेंट एंथोसायनिन की वजह से होता है। और पोषण के लिहाज से यह विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर हम नर्सरी में इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए बीज दर लगभग 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। बैगन की किस्मों से जुड़े जो सवाल आते हैं वो ज्यादातर उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए पंथ सम्राट। ये किस्म इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट दोनों के खिलाफ मजबूती से खड़ी रहती है। पूसा भैरव भी फोमोप्सिस ब्लाइट प्रतिरोधी है। और अगर बम्पर पैदावार चाहिए तो अर्का नवनीत सबसे अधिक उपज देने वाली हाइब्रिड किस्म है। और तमिलनाडु के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से एन्ना मलाई की सिफारिश की जाती है क्योंकि ये एफिड प्रतिरोधी है। नेमाटोड की समस्या से निपटने के लिए ब्लैक ब्यूटी और अर्का नीलकंठ जैसी किस्में विकसित की गई हैं। किस्मों के बाद बैंगन के जिस कीट पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं वो है फ्रूट एंड शूट बोरर, ल्यूसिनोड्स ओर्बोनालिस। ये कीट पौधे की शुरुआती अवस्था में उसकी कोमल टहनियों के अंदर घुस जाता है। टहनी अंदर से खोखली होकर सूख जाती है और लटक जाती है। इस लक्षण को ही तो डेड हार्ट कहा जाता है ना? हाँ, यही डेड हार्ट है। बाद में यही कीट फलों में छेद कर देता है। इसे रोकने के लिए स्पाइरोटेट्रामेट या फ्लूबेंडियमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक और कीट है हड्डा बीटल, जो पत्तियों को छलनी कर देता है। बैंगन की बीमारियों का जिक्र हो और लिटिल लीफ बीमारी की बात ना हो, ऐसा तो कोई एग्जाम पेपर बन ही नहीं सकता। इस बीमारी में पौधे की पत्तियां बहुत छोटी रह जाती हैं। इसका असली कारण तो वो एक सूक्ष्म जीव है जिसे फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल ये आता है कि इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेकर कौन जाता है। इसका वेक्टर या वाहक है लीफ हॉपर, सिस्कियस फाइसिटिस। ऐसे रस चूसने वाले कीटों जैसे सफेद मक्खी और जसीड्स को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड बहुत कारगर है। बैंगन से आगे बढ़ते हैं एक और मसालेदार फसल की ओर, मिर्च यानी चिली, कैप्सिकम स्पीशीज। मिर्च का उत्पादन भारत में बहुत बड़े पैमाने पर होता है, खासकर आंध्र प्रदेश इसका सिरमौर है। यहाँ दो बुनियादी लेकिन कंफ्यूज करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं।
मिर्च का लाल रंग और उसका तीखापन। लाल रंग एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम है कैप्सैंथिन। जबकि जो तीखापन हमें महसूस होता है वो एक एल्केलॉइड के कारण होता है जिसे कैप्सेसिन या कैप्सिकुटिन कहते हैं। और अगर हम कैप्सिकम एनम की बात करें, जिसे स्वीट पेपर या शिमला मिर्च भी कहा जाता है, तो उसमें तीखापन ना के बराबर होता है। मिर्च की बीज दर की बात करें तो सामान्य मिर्च के लिए ये 1.0 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर है। लेकिन जैसा हमने टमाटर में देखा था, यहाँ भी हाइब्रिड किस्मों के लिए बीज दर बहुत कम, मात्र 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर रह जाती है। किस्मों पर नजर डालें तो पूसा ज्वाला बहुत अहम है क्योंकि ये थ्रिप्स प्रतिरोधी है। पंजाब लाल फ्रूट रॉट और डाईबैक रोग को बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया वंडर, भाग्यलक्ष्मी, आंध्रा ज्योति और मथानिया लौंग कुछ अन्य प्रमुख नाम हैं। खेत में मिर्च की फसल दो बड़ी शारीरिक चुनौतियों का सामना करती है। पहली समस्या है फ्रूट ड्रॉप। अक्सर फूल या छोटे फल झड़ने लगते हैं। इसे रोकने के लिए 10 ppm की दर से NAA यानी प्लानोफिक्स का स्प्रे किया जाता है। प्लानोफिक्स एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। दूसरी समस्या है फलों का सड़ना या फ्रूट रॉट, जिसे रोकने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव बेहद जरूरी है। इसके अलावा फंगस की वजह से होने वाली एक भयंकर बीमारी है एंथ्रैक्नोज या डाईबैक, जिसका पैथोजन कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी है। कीटों की बात करें तो थ्रिप्स मिर्च का सबसे बड़ा दुश्मन है, स्किटोथ्रिप्स डोर्सालिस। जब थ्रिप्स मिर्च पर हमला करते हैं तो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जिसे इनवर्ट कर्लिंग कहते हैं। वहीं अगर सफेद मक्खी का हमला हो तो वो चिली मोज़ेक वायरस को पूरे खेत में फैला देती है। इन दोनों कीटों को खत्म करने के लिए एसीफेट जैसे सिस्टमिक कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए एक अहम सलाह है, सिर्फ थ्योरी सुनने से एग्जाम में ऑप्शंस के बीच का कंफ्यूजन दूर नहीं होता। अपनी सटीकताओं को परखने के लिए agriprep.in पर जाएं और MCQs के माध्यम से इस टॉपिक की अपनी एक्यूरेसी टेस्ट करें। ये एक्यूरेसी भिंडी यानी ओकरा के टॉपिक में और भी ज्यादा काम आती है। भिंडी, जिसका वैज्ञानिक नाम एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटिस है, उसमें बीज दर को लेकर अक्सर सवाल उलझा देते हैं। खरीफ के मौसम के लिए भिंडी की बीज दर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर होती है, लेकिन वसंत ग्रीष्म के लिए यही बीज दर बढ़कर 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के मौसम में पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए समय कम मिलता है। इसलिए पौधों को पास पास लगाया जाता है, जिसके लिए ज्यादा बीजों की जरूरत पड़ती है। भिंडी के दुश्मनों की बात करें तो इसमें भी एक फ्रूट बोरर होता है जो इसके कोमल फलों में छेद कर देता है, एरियाज विटेला। इसके साथ ही ब्लिस्टर बीटल भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन भिंडी की खेती का सबसे बड़ा खौफ है येलो वेन मोज़ेक बीमारी। पत्तियों की नसें पीली पड़ जाती हैं और पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ये एक वायरस के कारण होता है और इसे फैलाने का काम वही सफेद मक्खी करती है जिसका जिक्र हम टमाटर और मिर्च में कर चुके हैं। इसी बीमारी से बचने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ खास किस्में तैयार की हैं, जैसे परभनी क्रांति और वर्षा उपहार, जो इस सफेद मक्खी और वायरस के प्रति प्रतिरोधी हैं। इसके अलावा एक पूसा सावनी किस्म है जो डे न्यूट्रल है और कांटों रहित है, जिससे इसे तोड़ने में आसानी होती है। अब हम सब्जियों के एक ऐसे समूह की तरफ रुख करते हैं जिसका खेती का तरीका और विज्ञान बहुत ही अलग है, कोल क्रॉप्स, जिसमें पत्ता गोभी और फूल गोभी मुख्य हैं। क्या आप जानते हैं कि कोल शब्द कहाँ से आया? इन सभी फसलों का एक ही जंगली पूर्वज है, जिसे कोलवर्ट या जंगली पत्ता गोभी कहा जाता है। क्रूसीफेरी परिवार की इन फसलों की बायोलॉजी बहुत दिलचस्प है। इनमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। इसका मतलब है कि फूल में मादा भाग नर भाग से पहले परिपक्व हो जाता है। ये प्रकृति का क्रॉस पॉलिनेशन सुनिश्चित करने का एक तरीका है। साथ ही इनमें स्व असंगतता यानी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी पाई जाती है, मतलब ये खुद के पराग कणों से निषेचित नहीं हो सकते। और एक चीज जो हर किसी ने महसूस की होगी, जब पत्ता गोभी या फूल गोभी पकती है तो एक खास तरह की तेज गंध आती है। वह गंध एक रसायन के कारण होती है जिसका नाम है डाइमिथाइल ट्राइसल्फाइड। अब अगर कोल क्रॉप्स के खेतों को एक युद्ध का मैदान मान ले तो इसका सबसे बड़ा विलन है डायमंड बैक मॉथ यानी DBM, प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला। ये पत्ता गोभी का सबसे विनाशकारी कीट है। इसके लार्वा पत्तियों को बुरी तरह खाते हैं और गोभी के हेड के अंदर गैलरी बना लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि DBM ने लगभग हर कीटनाशक के खिलाफ अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इसलिए इस कीट को मारने की बजाय चकमा दिया जाता है और यहाँ काम आता है ट्रैप क्रॉप का कॉन्सेप्ट। मुख्य गोभी की फसल के चारों और इंडियन मस्टर्ड यानी सरसों की कुछ लाइनें लगा दी जाती हैं। DBM को सरसों ज्यादा पसंद है,
इसलिए लगभग 80 से 90% कीट सरसों पर चले जाते हैं और मुख्य फसल बच जाती है। कीटों में एक और नाम बहुत खास है, मस्टर्ड सॉफ्लाई, अथालिया प्रॉक्सिमा लुजेंस। ये एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के नजरिए से इसलिए बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये हिमाइनोप्टेरा ऑर्डर से आने वाला एकमात्र कीट है, जबकि ज्यादातर ऐसे कीट दूसरे ऑर्डर से होते हैं। इसके अलावा कैबेज सेमी लूपर भी इन फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब अगर विशेष रूप से पत्ता गोभी की बात करें, जिसका नाम ब्रासिका ओलेरासिया वेराइटी कैपिटाटा है, तो भारत का इसके उत्पादन में दुनिया में तीसरा स्थान है। इसमें एक ऐसा गुण है जिस पर रिसर्चर्स का बहुत ध्यान है, इसका एंटी कैंसर गुण। ये पत्ता गोभी में मौजूद इंडोल 3 कार्बिनॉल नाम के कंपाउंड की वजह से होता है। इसके फल को तकनीकी भाषा में हेड कहा जाता है और फल के प्रकार को सिलिग्वा कहते हैं। इसकी बीज दर 500 से 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच होती है। पत्ता गोभी की किस्मों को उनके पकने के समय के आधार पर बांटा जाता है। प्राइड ऑफ इंडिया, कोपेनहेगन मार्केट और गोल्डन एकर अगेती यानी जल्दी पकने वाली किस्में हैं। संकर किस्मों में पूसा मुक्ता का नाम सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ये पत्ता गोभी की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ब्लैक रॉट के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी है। वहीं पूसा ड्रम है, ब्लैक लेग बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। अब गोभी परिवार के दूसरे सदस्य फूल गोभी की ओर बढ़ते हैं, ब्रासिका ओलेरासिया वेराइटी बोट्राइटिस। इसके फल को कर्ड कहा जाता है। अब फूल गोभी में खेत के अंदर की जाने वाली दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो थियरी एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती हैं। पहली है ब्लांचिंग। होता यह है कि जब गोभी का कर्ड सूरज की सीधी रोशनी में आता है तो एंजाइमेटिक गतिविधि के कारण वो पीला पड़ने लगता है। मार्केट में सफेद गोभी की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए अगेती किस्मों में पत्तों को बांधकर कर्ड को ढक दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं, ताकि एंजाइमेटिक गतिविधि को रोककर पीलापन बचाया जा सके। और दूसरी अहम प्रक्रिया है स्कूपिंग। ये प्रक्रिया उन खेतों में की जाती है जहां फूल गोभी को सब्जी के लिए नहीं बल्कि बीज उत्पादन के लिए उगाया जा रहा हो। इसमें फूल गोभी के कर्ड के बीज के हिस्से को सावधानी से हटा दिया जाता है। ऐसा करने से फूल का डंठल या फ्लावर स्टॉक जल्दी और आसानी से बाहर निकल पाता है। अगर फूल गोभी की किस्मों की बात करें तो अगेती किस्मों में पूसा दीपाली और पूसा केतकी शामिल है। लेकिन पछेती किस्मों में सबसे मशहूर नाम है पूसा स्नोबॉल। एक और बेहतरीन किस्म है पूसा हिमज्योति, जिसे अप्रैल से जुलाई के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में आराम से उगाया जा सकता है। इन दोनों किस्मों पूसा स्नोबॉल और पूसा हिमज्योति की सबसे खास बात यह है कि इनमें सेल्फ ब्लांच्ड का गुण होता है, यानी किसान को पत्तों को बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके पत्ते खुद ही कर्ड को सूरज की रोशनी से ढक लेते हैं। इसकी बीज दर 450 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इतनी सारी जानकारी, वैरायटीज और कीटों के नाम, इसे दिमाग में सेट करने का एक ही तरीका है, रैपिड रिवीजन। तो चलिए बुलेट स्टाइल में आज के मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स को तेजी से दोहराते हैं। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट का मुख्य कारण क्या है? उच्च तापमान और कैल्शियम की कमी। बैंगन की लिटिल लीफ बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक कौन पहुंचाता है? इसका वाहक है लीफ हॉपर, जो फाइटोप्लाज्मा को फैलाता है। मिर्च का तीखापन किस रसायन के कारण होता है? तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है और लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण। डायमंड बैक मॉथ को चकमा देने के लिए कोल्ड क्रॉप्स में कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाते हैं? इंडियन मस्टर्ड यानी सरसों। और आखिरी सवाल, पत्ता गोभी में मौजूद एंटी कैंसर कंपाउंड का नाम? इंडोल 3 कार्बोनॉल। ये हुई ना बात। अब समय है 3 MCQs के माध्यम से इस रिवीजन को परखने का, ताकि कैंडिडेट्स अपनी तैयारी का सटीक अंदाजा लगा सके। ये रहे आज के 3 महत्वपूर्ण सवाल। पहला प्रश्न, टमाटर में फ्रूट क्रैकिंग मुख्य रूप से किस तत्व की कमी और किस परिस्थिति के कारण होती है? उत्तर है बोरॉन तत्व की कमी और मिट्टी की नमी में अचानक बदलाव के कारण। दूसरा प्रश्न, फूल गोभी में ब्लांचिंग की प्रक्रिया का वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? उत्तर है कर्ड को सूर्य की रोशनी से बचाकर एंजाइमेटिक गतिविधि को रोकना, ताकि गोभी पीली न पड़े। तीसरा प्रश्न, बैगन का सबसे खतरनाक कीट जो डेड हार्ट का कारण बनता है वो कौन सा है? उत्तर है फ्रूट एंड शूट बोरर, ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस। अगर दिमाग में इन सवालों के उत्तर तुरंत आ गए थे तो मतलब फोकस एकदम सही जगह पर है। अब एग्री प्रेप एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए अगला कदम बहुत ही स्पष्ट है। agriprep.in पर जाएं। आज डिस्कस किए गए वेजिटेबल प्रोडक्शन के टॉपिक के MCQs अटेम्प्ट करें। वहां मौजूद AI इवैल्यूएशन टूल से अपनी परफॉर्मेंस को गहराई से एनालाइज करें
और ये पहचानें कि कौन से साइंटिफिक नाम या कॉन्सेप्ट्स अभी भी कमजोर हैं। और अपनी पढ़ाई की इस लय को टूटने न दें। अगले सेशन में हम सिलेबस के अगले महत्वपूर्ण हिस्से को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे फूल गोभी के विकारों, प्याज, जड़ वाली फसलों और कद्दू वर्गीय सब्जियों के उत्पादन के बारे में। आज का डीप डाइव समाप्त करने से पहले एक वैचारिक सवाल पर ध्यान देते हैं। आज हमने टमाटर की फ्लेवर सेवर जैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्मों पर चर्चा की, जिन्होंने लैब में जीन को बदलकर शेल्फ लाइफ की समस्या को सुलझा दिया। लेकिन एग्जाम की किताबों से बाहर निकलकर अगर बड़े परिदृश्य में सोचें, तो क्या हमें भविष्य की कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से लैब में विकसित और पेटेंटेड बीजों पर निर्भर हो जाना चाहिए? या फिर हमारी पारंपरिक और देसी किस्मों को संरक्षित करने के जो तरीके हैं, वही एक टिकाऊ भविष्य का रास्ता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें।